हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप करंट के बारे में। हम लोगों ने देखा था तो करंट क्या था, तो करंट के बारे में हम लोगों ने बताया था आपको कि करंट जो होता है आपका सबसे पहले सर्किट में फ्लो होता है, और किस प्रकार के सर्किट में, तो आपका क्लोज सर्किट में, ठीक है। क्लोज सर्किट में तो फ्लो हुआ, और जब करंट फ्लो होता है तो आपका क्या फ्लो होता है, तो एक प्रकार का चार्ज फ्लो होता है, ठीक ना। चार्ज में किस प्रकार का चार्ज, तो निगेटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव चार्ज आपका क्या होता था कि फ्लो होता था, और जब निगेटिव चार्ज फ्लो होता था तो कौन सा, किस पे होता था निगेटिव चार्ज, तो आपका इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आई बात। तो वहां से हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा है आपका किसमें, किसी भी क्लोज सर्किट में, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, तो आपका करंट बोला था। क्लियर। उसके बाद करंट को हम लोगों ने बताया था कि कैपिटल आई से इंडिकेट करते, आई बराबर हमने आपको बताया था कि चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज को यूनिट्स क्या होता है, किसी से इंडिकेट करते हैं तो कैपिटल क्यू से, ठीक है। और जब चार्ज फ्लो हुआ आपका तो क्या, तो टाइम लगा, तो आई बराबर क्या हुआ, तो क्यू बाई टाइम, क्यू बाई टी हो गया, और क्यू क्या हो गया, तो आपका कूलम्ब प्रति, और समय का यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड, या इसी को हम लोग ने आपको बताया था कि क्या हम लोग बोलते हैं, तो यूनिट्स में एम्पियर ही बोलते हैं। और ये भी बताए थे कि कहीं कहीं एम्पियर दे देता है, बहुत ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि याद करके जाते हैं कि करंट का ऐसा यूनिट्स क्या होता है कि एम्पियर होता है। हमने भी आपको रिमेंबर कराया था जब यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन चैप्टर को हमने आपको कंप्लीट कराया था उस टाइम, ठीक है। तो ये डीपली समझिए कि करंट बराबर क्या होता है, कूलम्ब प्रति सेकेंड पे यूनिट होता है, ठीक है। तो दोनों आपको याद करने योग्य बातें थी। नेक्स्ट था चार्ज। चार्ज के बारे में हमने बताया था कि क्या था चार्ज, कि चार्ज एक प्रकार का क्या था कि इमेजिनरी फोर्स था, काल्पनिक फोर्स था, जो क्या करता था कि पूरे ब्रह्मांड में वो क्या करता था कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट उसके तहत क्या होता था कि आपका अट्रैक्टिव होता था या फिर रिपल्सन होता था, तो उसी को हम लोग चार्ज कहते थे। और चार्ज का ऐसा यूनिट्स क्या होता था, तो कूलम्ब, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से ये भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियस होता है नाभिक में आपका क्या क्या होता है, तो इस टाइप से था ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता था, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज था, ठीक है। और जो इसके ऑर्बिट था उसमें क्या होता था कि आपका इलेक्ट्रॉन मूवेबल था, इलेक्ट्रॉन क्या होता था कि चक्कर काटता था, और इलेक्ट्रॉन क्या था आपका, तो निगेटिव था। इसके बारी बारी से हमने क्या, तो चार्ज के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था, तो याद कीजिएगा, कॉपी अगर आप लोग नोट किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे, तो कॉपी को पलट के देखिएगा कि इसके चार्ज के बारे में क्या था कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। क्लियर। प्रोटॉन पे क्या चार्ज था, तो ये प्लस था, क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। और बारी बारी से इसका आविष्कारक भी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन था, तो जे थॉमसन। कब किए थे, 1897, मतलब 1897। क्लियर। प्रोटॉन का आविष्कारक जो थे आपके रदरफोर्ड, कब किए थे, 1917, मतलब 1917 में। अब इसका जो था आपका मास कितना था किसका, तो प्रोटॉन का मास जो था और न्यूट्रॉन का मास बोथ आर सेम, दोनों क्या था आपके बराबर था। कितना था, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पे देखिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये क्या था, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका मास था। इलेक्ट्रॉन का मास क्या था आपका इलेक्ट्रॉन का मास था 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। समझ में आई बात। तो ये जितना भी चीज था एकदम छोटा छोटा चीज है, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे चीज आते रहते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद वोल्टेज या पोटेंशियल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वोल्टेज क्या था कि वो जो आपका जो चार्ज था किसी भी पॉइंट से, कोई भी मतलब अनंत बिंदु से एक फिक्स बिंदु तक चार्ज को लाने में जो वर्क होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, तो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल कहते थे। समझ में आई बात। तो क्या था आपका वोल्टेज या पोटेंशियल को सबसे पहले कैपिटल V से इंडिकेट करते थे हम लोग। उसके बाद कैपिटल V से जब इंडिकेट कर दिए तो वर्क डन हुआ, काम लगा, वर्क डन लिख दिए। किसको लाने में बहुआ काम लगा था, तो आपका तो
चार्ज को, तो ये क्या हो गया था आपका चार्ज हो गया। और वर्क डन, वर्क का ऐसा यूनिट्स क्या होता है तो जूल हो गया, ठीक है। और चार्ज का पता ही आपको कूलम, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे वोल्टेज या पोटेंशियल का ऐसा यूनिट्स, तो जूल प्रति कूलम, या इसको एस वोल्ट जो वैज्ञानिक थे डिस्कवर किए थे, तो उसी के योगदान के लिए उनको हमेशा लोग याद करें, इसीलिए इनको भी वोल्ट भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज पोटेंशियल ये सारी चीज को हम लोगों ने देखा था। आज चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद करिए जब मैग्नेट चैप्टर आपको जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो उस टाइम भी एमएमएफ आया था। वो क्या था, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स था। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का वर्क क्या था आपका, कि वो सिर्फ क्या करता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक सर्किट में सेटअप करता था, फ्लो नहीं कराता था, सेटअप करता था, मतलब उसको स्थापित करता था। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात होती है आपको, तो जो ईएमएफ होता है क्या, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, वो करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है, मदद पहुंचाता है। इसी के बारे में देखिए, लिखिएगा, हेडिंग में डालिएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या आपका तो ईएमएफ दिखाई दे रही होगी सबों को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आई बात। इसमें देखिएगा, आपको पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है तो किस रूप में फ्लो होता है, तो चार्ज के रूप में, ठीक है। और चार्ज में क्या, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो प्रत्येक चार्ज, जितने भी चार्ज फ्लो होता है, कहां से, एक जगह से दूसरे जगह, मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी चार्ज फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसको दी गई एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, काम करने के लिए। समझ में आई बात, एनर्जी वर्क करने के लिए होता है। तो कोई भी चीज जो आपके प्रत्येक चार्ज, यहां पर लिख लीजिएगा कि प्रत्येक चार्ज को, प्रत्येक चार्ज को, ठीक है, फ्लो, प्रत्येक चार्ज को फ्लो होने, प्रत्येक चार्ज का फ्लो होने के लिए दी गई एनर्जी को ही ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। एकदम बारीकी से समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका कहा जाता है। क्लियर। क्या था कि प्रत्येक चार्ज को फ्लो होने के लिए दी गई एनर्जी क्या है, तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और इसका भी देखिएगा कि यूनिट्स, यूनिट्स इसका भी लिख लीजिएगा, यूनिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपका डिफिनेशन नहीं आएगा, इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्या कि एग्जामिनेशन में आपका डिफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्मली जो है आपका जो यूनिट्स रिलेटेड हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका ऑब्जेक्टिव तौर पे आता है। तो यूनिट्स ज्यादा याद रखिएगा कि यूनिट्स क्या होता है, ईएमएफ का तो वोल्ट होता है। या फिर पूछ सकता है कि किसी भी एनर्जी के द्वारा, ठीक है, कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो हो, मतलब हेल्प किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ईएमएफ। दो चीज हो गया क्वेश्चन यहाँ से। या फिर पूछ सकता है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है आपका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। सबसे पहले वोल्टेज देखिए क्या होता है। वोल्टेज के बारे में क्या था कि किसी भी आवेश को फिक्स पॉइंट से एक निश्चित पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि हम क्या किए कि लोड लगा दिए। लोड लगाने का मतलब समझते हैं, कोई फ्लेक्सिबल वायर में अगर कोई बोलता है लोड लगाना, लोड क्या, उसमें कुछ कनेक्ट कर देना। जैसे में आपका बल्ब कनेक्ट हो गया, फैन कनेक्ट हो गया, समझ में आई बात। मतलब कोई भी अदर चीज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, प्राप्त करता है, वो खर्च करता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लोड कहते हैं। तो जब भी कभी किसी लोड में करंट को फ्लो कराया जाता है, मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी कभी किसी लोड में करंट को फ्लो कराया जाता है तो उस लोड के क्रॉस कुछ ना कुछ क्या होता है कि वोल्टेज कमी आ जाती है, मतलब एग्जिस्ट हो जाती है। समझे? हम क्या किए कि लोड लगा दिए, करंट को फ्लो कराएं, करंट को फ्लो कराएं तो वो कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज लिया और क्या हुआ कि कुछ ना कुछ वो ड्रॉप कर दिया, तो वही जो ड्रॉप हुआ, एग्जिस्ट हुआ, जो बाहर निकला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। समझे? तो इसके बारे में लिख लीजिएगा कि जब भी कभी किसी लोड में, आराम से लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप, जब भी कभी किसी लोड में करंट को, ठीक है, फ्लो कराया जाए, करंट को फ्लो कराया जाए, कराया जाए तो उस लोड के अक्रॉस, तो उस लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज एग्जिस्ट होती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका एग्जिस्ट होती है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए एग्जांपल में देखिए वोल्टेज ड्रॉप आपका किस किस चीज में होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है आपका किस किस चीज में होता है, यहां से क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो ज्यादा इतना डीपली जाएगा नहीं, लेकिन इतना बात जान लीजिए कि जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपका रेसिस्टेंस में भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है, ठीक है, रिलेक्टेंस में भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है, और आपका कैपेसिटर या कंडेंसर जो फैन में लगा होता है वो क्या करता है कि स्टोरेज डिवाइस है किसका, वोल्टेज का। समझ में आई बात? तो उसमें भी जो होता है ना आपका वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा किस किस चीज में वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो सबसे पहली बात बउआ लिख लीजिए एकदम फटाफट, रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा इंडक्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटर। इस सारी चीजों में क्या होता है ना कि आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्लियर हो गई बात? तो दो चीज पढ़े अभी हम लोग, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सारी चीजों में। फर्स्ट क्या था, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता था कि कोई भी चार्ज या प्रत्येक चार्ज को फ्लो होने में जो एनर्जी दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ईएमएफ कहते हैं। मतलब एक लाइन में समझिए ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो होने में जो हेल्प करता है, मदद पहुंचाता है, आपका ईएमएफ कहलाता है। यूनिट्स वोल्ट हो गया। क्लियर? वोल्टेज ड्रॉप की जहां तक बारी आई तो वोल्टेज ड्रॉप क्या था कि जब भी कभी किसी लोड में करंट को फ्लो कराते हैं तो उस लोड के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या होता है कि एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब बाहर चली जाती है। वही क्या हो गया था आपका वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप किस किस चीज में आता है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध हो गया, इंडक्टेंस हो गया और कैपेसिटर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस है क्या। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा रेसिस्टेंस। ये हो गया का प्रतिरोध। देखिए रेसिस्टेंस क्या है ना कि आपका एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है। सबसे पहली बातों को ध्यान से समझिए इसको। रेसिस्टेंस क्या है आपका, एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट। रेसिस्टेंस के बारे में हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया। क्या है आपका रेसिस्टेंस, आपका एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होता है। कैसे होता है कि किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ ना तो उसको फ्लो होने में हेल्प कौन पहुंचाया आपका, तो ईएमएफ, फोर्स लगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आया। और उसी चार्ज को फ्लो होने में अगर कोई बाधा पहुंचाता है ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये रेसिस्टेंस सिर्फ करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाता है, या फिर एसी हो तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या फिर डीसी हो तो ज्यादातर यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एसी के बारे में ही जानते हैं कि एसी के बारे में फ्लो होता है तो चलिए एसी को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन ये दोनों को अपोज करता है, दोनों को रोकता है, ठीक ना, दोनों में बाधा पहुंचाता है। नॉर्मली क्या है इसके बारे में समझ लीजिए कि यह डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, एसी फ्लो हो तो डिस्टर्ब किया या फिर डीसी फ्लो हो तो डिस्टर्ब किया। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है आपका एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होता है। लिख लीजिएगा इसके बारे में कि यह एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होता है, यह एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, यह एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होता है जो करंट या चार्ज डाल दीजिएगा, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, डीसी डाल दीजिए या फिर एसी रख लीजिए, बोथ आर सेम, दोनों के लिए अफेयर होता है। तो यह एक प्रकार का डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होता है जो करंट को फ्लो होने में जो करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाता है। क्लियर होगी बात? अब चलिए रेसिस्टेंस के बारे में देखिए। सबसे पहले एक बार किस चीज को समझिए, रेसिस्टेंस लॉ बराबर होता है आर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं तो रो हो गया इंटू एल बाई ए। समझ में आई बात? तो ये हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले इसके बारे में समझिए कि यूनिट्स जो होता है इसका यूनिट्स क्या होता है बउआ, तो ओम होता है, ठीक है, ओम डाल लीजिए और इसको इस टाइप से लिख लीजिएगा सिंबल में। रेसिस्टेंस का यूनिट्स क्या होता है तो ओम होता है, ठीक है। अब चलिए बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस लॉ के बारे में। यहां लिख लीजिएगा रेसिस्टेंस लॉ, ये मेरा क्या होता है। तो रेसिस्टेंस लॉ में देखिएगा हम अभी क्या लिखे हैं कि आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। फर्स्ट नंबर आप पॉइंट टू पॉइंट दे के लिखिएगा कि ये जो रेसिस्टेंस होता है आपका वो क्या होता है कि लेंथ पे के प्रोपोर्शनल टू होता है। यहां पे लिख लीजिएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, या आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख दिए। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अगर किसी वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में मेरा क्या होगा तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हम इस लेंथ को बढ़ाएं तो मेरा रेसिस्टेंस भी क्या हुआ तो बढ़ा, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? जिस रेशियो में लेंथ बढ़ेगा उसी रेशियो में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर जिस रेशियो में रेसिस्टेंस घटेगा किसी भी वायर का तो उसका लेंथ भी क्या होगा तो घटेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा किसी वायर का रेसिस्टेंस को 10 मीटर बढ़ाया जाए, ठीक है, लेंथ को ना, किसी वायर के लेंथ को 10 मीटर बढ़ाया जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा तो 10 मीटर बढ़ाया गया तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा तो 10 एम हो जाएगा, इसका वैल्यू भी। समझ में आई बात? तो जिस रेशियो में इसको बढ़ाएंगे उसी रेशियो में भी क्या आगे बढ़ेगा और घटेगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए रेसिस्टेंस जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है तो एरिया। अगर कोई भी वायर का एरिया बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा तो आपका घट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड नंबर में आइए, रेसिस्टेंस जो होता है ना आपका रो, मतलब क्या होता है कि पदार्थ की प्रकृति या फिर इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लिख लीजिए। पदार्थ की प्रकृति मतलब कितना वो मोटा है या पतला है, कोई भी पदार्थ उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वायर क्या है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोटा है तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा तो ज्यादा रहेगा, अगर पतला रहेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा तो आपका कम रहेगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट लिख लीजिएगा यहां पे इट्स डिपेंडेंट
डिपेंडेंट्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या होता है कि आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कौन सा? रेसिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस का भी वैल्यू क्या हो गया था आपका? बढ़ गया। या रेसिस्टेंस बढ़ा दिए तो टेम्परेचर भी आपका क्या हो गया था? आपका बढ़ गया। बहुआ समझ में आई बात? इसका एग्जांपल देखिए, घर में क्या होता है कि हीटर से हम लोग खाना बनाते हैं, नाइक्रोम वायर उसमें यूज होता है, तो उसका क्या होता है कि रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, नाइक्रोम का। तो रेसिस्टेंस हाई हुआ और उसमें सप्लाई दिया गया तो वो क्या हुआ? रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो गया सप्लाई से, तो वो करंट को रोक दिया वहीं पे, और वो क्या हुआ कि हीट प्रोड्यूस कर दिया, मतलब हीट उत्पन्न हो गया। तो रेसिस्टेंस बढ़ा तो मेरा क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो वो देखिएगा कि नाइक्रोम का वायर जो होता है एकदम लाल हो जाएगा, समझे? लाल होने के बाद उसमें से हीट निकलने लगेगा, और हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से उसी पे जो खाना बनाना होगा उसको बना लेते हैं, समझे? और इंडक्शन चूल्हा में भी वही होता है। इंडक्शन चूल्हा में भी क्या होता है कि जो एलिमेंट्स लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट्स, उसका जो रेसिस्टेंस होता है हाई होता है। हाई होने के दौरान क्या हुआ कि वो आपका टेम्परेचर ज्यादा कर दिया। टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो उसका जो प्लेट होता है ना, वो आपका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये सारी जो चीज होती है रेसिस्टेंस पर ही खेल होता है इसका। तो रेसिस्टेंस में सबसे पहले क्या पढ़े थे कि रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस एक प्रकार का आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाता है। क्लियर? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो आपका ओम हो गया। और रेसिस्टेंस को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? तो आपका कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, समझे? रेसिस्टेंस लॉ क्या था कि आर जो होता है समानुपाती होता है किसका? तो लेंथ का। मतलब वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा, माने सेम रेशियो में घटेगा, सेम रेशियो में आपका बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कटाक्ष क्षेत्रफल बोलते हैं, समझे? तो अगर कटाक्ष क्षेत्रफल आपका बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा? आपका घट जाएगा। काहे कि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अब चलिए, रेसिस्टेंस जो होता है पदार्थ की प्रकृति में, मतलब कितना मोटा है कितना पतला, उस पर भी डिपेंड करता है। और इसको ये देखिए, जो सिंबल जो लिखे हैं ना, पी करके नीचे खींच दिए हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? तो रो बोलते हैं, याद रखिएगा। अब क्या था कि जो रेसिस्टेंस है आपका किस चीज पे डिपेंड करता है? तो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? अब चलिए आगे इसमें देखते हैं कि जो पदार्थ की प्रकृति है, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, उसका यूनिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक आध न्यूमेरिकल को देख के आपको समझाएंगे, ठीक ना? रेसिस्टेंस का यूनिट पता चल गया, ओम होता है। अब चलिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट निकालते हैं। आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। ये रो क्या है? तो आपका ये हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, SPECI यहां पे लिख देते हैं अच्छा से। वेयर आर क्या हो गया? तो रेसिस्टेंस, ठीक है? यूनिट्स देखिएगा इसका बारीकी से, ओम होता है, लिख दिए। एल, एल क्या हो गया था आपका? लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या? जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो, लेंथ हो गया। और लेंथ का यूनिट्स क्या होता है? तो आपका मीटर होता है, यूनिट्स हो गया आपका मीटर, ठीक है? और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मतलब कटाक्ष क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया क्या हो गया था आपका? यूनिट्स। एकदम बारीकी से समझते चलिए, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो नहीं पता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है? इसके बारे में देखिए, समझिए पहली बातों को ध्यान से। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था आपका? तो ओम हो गया। रो का पता नहीं है, छोड़ दिए। एल, एल मेरा क्या हो गया? तो मीटर हो गया। बाई नीचे क्या एरिया है ना, एरिया का यूनिट्स क्या होता है? तो आपका मीटर स्क्वायर हो गया। इसी को लिख लीजिए मीटर इंटू मीटर, या फिर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? लिख ही डालिए। रो इंटू मीटर हो गया। अब बाई ये क्या हो जाएगा? तो आपका मीटर इंटू मीटर हो गया। क्लियर ना?
अब चलिए ना, 1 मीटर से 1 मीटर मेरा क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, और इसको ऊपर भेजिएगा तो ये क्या होगा ओम, और ये हो गया आपका मीटर, और ये क्या होगा आपका रो। मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो यूनिट क्या होगा बउआ आपका, तो ओम मीटर हो गया। बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। बोलेगा विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट बताइए, सब चीज कहता है नॉर्मल आपको पता ही है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध भूला जाइएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है आपका, तो ओम मीटर, ठीक है। इसको वी क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये रेसिस्टेंस की बात थी जहां तक, तो वहां हम लोगों ने अभी देखा क्या, तो रेसिस्टेंस पढ़ा, रेसिस्टेंस लॉ पढ़ा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, और यूनिट्स ओम होता है। अब चलिए क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से इसके पूछा जाता है। देखिएगा इसका न्यूमेरिकल पर्सन पूछेगा कि एक वायर का रेसिस्टेंस, एक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। यदि इसका लेंथ 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मान लीजिए कि 15 ओम मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कटाक्ष क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट एरिया लिखते हैं, और एरिया यदि 15 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा यदि इसका लेंथ 10 मीटर हो और इसका विशिष्ट प्रतिरोध 15 ओम मीटर हो, और एरिया यदि 15 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका आपका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बारीकी से अगर जब भी न्यूमेरिकल पर्सन या न्यूमेरिकल सेशन को आपको अगर सॉल्व करना हो तो देख लेंगे कि बारीकी से आपका क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक ना। क्या क्या चीज मेरा दिया हुआ है उसको पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। मेरा लेंथ दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशेष प्रतिरोध को रो से इंडिकेट करते हैं ना, रो मेरा कितना दिया है था 15 ओम मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है, ये जो है आपका सॉरी यार, एरिया कितना दिया हुआ था 15 मीटर स्क्वायर। अब मेरा आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर बराबर क्या होता है, तो वाट हो गया। तो फॉर्मूला हमको पता है, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। समझ में आई बात। तो रो के जगह पर क्या लिख दिए 15 इंटू लेंथ मेरा कितना है 10 मीटर, यहां पे देखिए 15 ओम मीटर ये हो गया। उसके बाद लेंथ कितना है, तो मेरा 10 मीटर हो गया। समझ में आई बात। और नीचे ओपन में एरिया कितना है, तो 15 मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर लिख दिए, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर मेरा क्या हो गया था, कैंसिल हो गया, और ये मीटर से ये भी मीटर मेरा कैंसिल हो गया, और 15 से 15 मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरा कितना बचा, आर बराबर 10 लिख दिए, और ये मेरा क्या है यूनिट्स ओम बचा ना, तो मेरा क्या हो गया था ओम, मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू मेरा कितना हो गया, तो आपका 10 ओम हो गया। क्लियर ना। तो इस टाइप से छोटा छोटा आपका न्यूमेरिकल पूछेगा एग्जाम में रेसिस्टेंस से, और रेसिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। देखिएगा रेसिस्टेंस का फोटो देखिएगा ना, गूगल सर्च करके एकदम छोटा सा इतनी चुकी लगता है। समझ में आई बात, लेकिन बड़ी डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्ब कर देगा आपको। और यहाँ से देखिए इतना छोटा है लेकिन कितना बड़ा बड़ा आप न्यूमेरिकल दे देगा, एकदम घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो रेसिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलते हैं आप लोग, इसको ध्यान से देखिए और इसको बारीकी से समझिए। क्लियर ना। अब चलिए, ये तो सिर्फ रेसिस्टेंस निकालने का बारी आया था। अब दे देगा कि
सब कुछ दे देगा, लेंथ पूछ देगा, या फिर सब कुछ रहेगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछ देगा, या फिर एरिया पूछ देगा। तो ये जब भी हम लोग एक प्रकार का असाइनमेंट जो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको कंप्लीट कराते हैं, तो उसमें बारीकी से पूरा जो है जितना यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन हो सकता है उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ये तो रेसिस्टेंस निकालने की बात आई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें, पहले इसके मिटाइए। अब बोलेगा कि रेसिस्टेंस निकालना आप सीख गए। ठीक है, किस प्रकार से R बराबर हो इंटू एल बाई ए फॉर्मूला को पुट करेंगे, वहां से रेसिस्टेंस निकालेंगे। अगर लेंथ पूछेगा तो लेंथ ही पता कर लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछेगा तो वो भी हम लोग बारीकी से देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर। मान लीजिए कि कोई भी तार है, अगर हम लोग उसका रेसिस्टेंस हमको पता है, लेंथ तो सब कुछ पता था कंडक्टर का जो अभी सॉल्व किए, अब वही पूछ देगा कि कोई लमराक दिए। ठीक है, तार को क्या किए कि हम लोग खींच दिए, तो खींच देंगे ना, तो खींचने के बाद कितना रेसिस्टेंस होगा मेरा, वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में पूछेगा, पूछ देगा कि बोलेगा कि मान लीजिए कि किसी वायर का रेसिस्टेंस 10 मीटर है, समझ में आई बात, और उसको क्या किया जाता है कि 4 वायर का रेसिस्टेंस 10 मीटर नहीं ओम है ना, किसी वायर का रेसिस्टेंस मान लीजिए कि 10 ओम है, और उस वायर को 4 गुना खींच दिया जाता है। ठीक है, 4 गुना खींच देंगे ना, तो खींचने के बाद जो तारवा पूरा खींचाया उसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखिएगा। इस टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर पूछ देगा कि कोनो वायर का रेसिस्टेंस 20 ओम है। ठीक ना, क्या पूछेगा कि 20 ओम है, और उसमें क्या करेंगे कि एगो एक्स्ट्रा वायर में लेकर जोड़ दिए, तो वायर जब जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद जो नया पूरा बना तार, पूरा वायर बना, उसका रेसिस्टेंस क्या है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना बड़ी मनी पूछत रहता है, उसके बारे में देखिएगा। सबसे पहले बारीकी से सबसे पहले लिखिएगा कि रेसिस्टेंस लॉ क्या होता है, आर बराबर क्या होता है आपका रो इंटू एल बाई ए ओम। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए तो ऊपर में लिख दिए। ठीक है, फर्स्ट में आप डालिएगा दो मैटर, यहाँ पे जो केस है दो गो क्रिएट होगा। पहले का केस क्या क्रिएट होगा कि आपको खींच कर, समझ में आई बात, और दूसरा का क्या क्रिएट होगा कि उसको मतलब आपका जोड़ के। ठीक है, तो पहले लिख लीजिएगा इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर, माने लेंथ के वायर को बढ़ा के, यहां पे लिख लीजिएगा इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, सबसे पहले बारीकी से समझिए, यहां पे लिख देते हैं लंबाई को, वायर के लंबाई को बढ़ाकर, या लिख लीजिए डायरेक्ट में यहां पे आप लंबाई को बढ़ा कर। ठीक है, यहां पे सबसे पहले समझिए कि हम क्या करते हैं कि आपका एक वायर बनाते हैं इस टाइप से। ये मेरा क्या हो गया था, आपका वायर हो गया, और यहां से लेके यहां तक देखिए ना कि लेंथ है आपका, मान लीजिए कि आपका लेंथ है, समझे। ये मेरा क्या हो गया तो लेंथ हो गया, ये नया वाला है, यहाँ रेसिस्टेंस आर ओल्ड डाल दीजिए, मतलब सॉरी पुराना वाला। तो इसका भी फॉर्मूला होगा ना, अंदर में आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये मेरा ओम डाल दिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको खींचने के बाद खींचेंगे, तो यहां पे देखिए खींच कर, यहां डाल दीजिएगा खींच कर,
खींच कर, समझे, खींच कर डाले तो मेरा क्या होगा कि यहां से नया एगो क्या होगा कि आपका लेंथ बढ़ गया, यहाँ पे न्यू लेंथ डाल दीजिए। न्यू लेंथ आप डाल दीजिए। ये वायर देख लीजिएगा बड़ा मोटा मैं बना दिया कि आपको दिखाई दे, समझ में आए बात, समझे। और यहां से यहां तक इसका क्या होता था आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, बढ़ा दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले का पुराना रेसिस्टेंस का वायर जो था लेंथ था यहाँ पे, और इसको खींच के बढ़ा दिए, मेरा तो ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन बनाने के पहले देखिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट वे में लिख देते हैं। अगर पूछेगा कि नया बढ़ाने के बाद खींच के कितना गुना खींचे बढ़ाएं, तो आर न्यू हम डाल देते हैं। आर न्यू डाल देंगे क्या, तो एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, वेयर जहां लिख लीजिएगा, दिखाई तो दे रहा है ना सबको, एक ही मिनट हुआ, हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए, वेयर आर बराबर हम लोग क्या डालेंगे, आर न्यू, न्यू रेसिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एन जो है नंबर्स ऑफ टाइम्स लिख लीजिएगा, कितना बार खींचा जा रहा है, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है आर ओल्ड जो है वो हो जाएगा आपका ओल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, पहले फटाफट फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद से ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ। आर न्यू बराबर मतलब रेसिस्टेंस न्यू बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले देखिएगा कैसे आपका क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी तार के रेसिस्टेंस का मान, क्या पूछेगा, यदि किसी तार के रेसिस्टेंस का मान आपका 20 ओम है, कितना ओम है, 20 ओम है। यदि किसी तार के रेसिस्टेंस का मान क्या है, तो आपका 20 ओम है, और उसे खींचकर 4 गुना बढ़ाया जाता है, और उसे खींचकर यहां पर लिख लीजिएगा, और उसे खींचकर 4 गुना बढ़ाया जाता है। समझ में आई बात, 4 गुना बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ाने के बाद न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेसिस्टेंस तार का क्या होगा। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला तो पता ही है, क्या पता है, यहां पे देखिए जब भी खींच के बात आ गई, बात यहां इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रखिएगा खींच कर और जोड़ कर, दो गो चीज हमें से याद रखिएगा, क्या क्या, तो एक खींच कर और जोड़ कर। खींच कर का फॉर्मूला आपका क्या होता है कि आर न्यू बराबर जो होता है आपका, आर न्यू बराबर होता है एन स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर ओल्ड, ये होता है आपका। ठीक है, जो अगर खींच के तार को बढ़ाने की बात करेगा तब आर न्यू बराबर देखिए
कितना गुना बउआ खींच रहा है, तो 4 गुना। तो n बराबर 4 का होल स्क्वायर कर दिए, और पुराना वाला मेरा जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है कितना है, आर ओल्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है पुराना वाला कितना दिया हुआ था आपका 20 ओम है। हो गया ना बात। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, चौचौ का 16 इंटू 20 ओम आपका कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 मतलब 320 ओम। जो नया वाला जो रेसिस्टेंस आया 4 बार खींचने के बाद का जो आंसर है आपका ये होगा, क्या आ गया था आपका 320 ओम आ गया। समझ में आई बात। अब चलिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, खींचने के बाद हो गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जोड़ के, अगर मान लीजिए कोई भी वायर को जोड़ के, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे किस प्रकार से, देखिएगा। लिखिएगा इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय कनेक्टेड एक्स्ट्रा वायर, मतलब एक्स्ट्रा वायर को जोड़ने के बाद रेसिस्टेंस को पता लगाना। एक्स्ट्रा वायर जोड़ने के बाद रेसिस्टेंस को पता लगाना। देखिए एक्स्ट्रा वायर किस प्रकार से जोड़ते हैं कि मान लीजिए कि मेरा ये क्या है, एक वायर है यहाँ पे, ठीक है, एक वायर आपका यहां आ गया। सेकेंड वायर देखिए इसी पे हम क्या किए कि इसी को जोड़ दिए। सेकेंड वायर इसी में क्या किए कि बढ़ा दिए, तो एक मेरा और एक्स्ट्रा वायर कहाँ आ गया, तो यहां आ गया, जी आ गया। तो यहां और यहां का पहले लेंथ आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, यहां पे लेंथ डाल दीजिए। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए ना, इस पार्ट में जोड़े, तो आपका क्या होगा कि यहां से यहां हो गया आपका तो न्यू लेंथ, ठीक है। इसका आर बराबर क्या था, फॉर्मूला लिख दिए रो इंटू एल बाई ए, और इसमें भी क्या होता है आर बराबर हो गया आपका रो इंटू एल बाई ए। ये हो गया आपका यहां से जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद, ठीक है। तो वायर ले लिए, यहां पर लिख लीजिएगा वायर है ये आपका, समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया था, आपका वायर हो गया। तो जब भी अगर बोलेगा कि जोड़कर, मतलब जोड़ने, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका दर्शाया रहेगा, जोड़ने के बाद बोलेगा तो आर न्यू बराबर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एन इंटू आर ओल्ड डाल देंगे, ठीक है। जहां पे लिख लीजिएगा एक बार फिर से, वेयर आर न्यू बराबर क्या हो गया था आपका न्यू रेसिस्टेंस, वही ब्रैकेट में डाल देते हैं यहां पे, जोड़ने के बाद, ठीक है। एन जो हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, कितना जोड़ रहे हैं उसका, ठीक है। अब चलिए आर ओल्ड जो हो गया आपका ओल्ड रेसिस्टेंस, समझे। इसमें देखिए आप देख लीजिए, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे, इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला तो पता ही हो गया, आर न्यू बराबर क्या होगा एन इंटू आर ओल्ड। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी तार का रेसिस्टेंस मान लीजिए कि 10 ओम है, ठीक है। अब 10 ओम है, यहां पे अच्छा से दिखाई देता है, 10 ओम है और 5 मीटर लेंथ वाले तार को जोड़ने के बाद टोटल या तार का न्यू रेसिस्टेंस
क्या होगा। समझ में आई बात। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हमको करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या मैंने दिया हुआ है। आर ओल्ड यहाँ पे ऑलरेडी दर्शा दिया गया है कितना, तो 10 ओम। और जो एन है नंबर्स ऑफ टाइम से कितना लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 5 मीटर। ठीक है, अब चलिए आर न्यू यहां पर डाल दीजिए। आर न्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर ओल्ड यहां पे एन इंटू आर ओल्ड डाल दिए। एन मेरा कितना हो गया 5, आर ओल्ड ऑलरेडी दिया हुआ कितना, तो 10 ओम। कितना हो जाएगा 10 बचे 50 ओम। समझ में आई बात। तो जब भी याद रखिएगा क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो दो चीज हमको याद रखना है, क्या तो खींच कर और दूसरा का आपका जोड़ कर, दो ही चीज याद रखना है। खींचने के बाद अगर बोलेगा तो आर न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एन स्क्वायर इंटू पुराना वाला जो रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है वो। सिर्फ सिंपल से इतना कर देंगे। अगर यही बात बोलेगा कि जोड़ के, तो क्या करेंगे कि नया जो रेसिस्टेंस बराबर फॉर्मूला में मेरा क्या होगा कि एन इंटू पुराना रेसिस्टेंस का वैल्यू। एन क्या मतलब कितना बार, कितना मीटर या कितना लेंथ का वायर को जोड़ा गया है, तो वही फॉर्मूला इसमें पुट करके सिर्फ बना देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ नॉर्मल चीज है ये सारी चीजों को। अब देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या चीज के बारे में सबसे पहले पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसके बारे में हम लोगों ने डीपली अध्ययन किया। वो क्या होता था आपका कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में जो हेल्प पहुंचाता था उसी को आप क्या बोलते थे, तो ईएमएफ बोलते थे। ठीक है, यूनिट्स क्या था आपका, तो वोल्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि हम लोग लोड लगाते हैं, तो लोड लगा के करंट को सप्लाई करते हैं, तो उस दौरान कुछ ना कुछ वोल्टेज एग्जिस्ट हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपका वोल्टेज ड्रॉप बोले। क्लियर। वोल्टेज ड्रॉप किस किस चीज में मतलब आपका उत्पन्न होता था, किस किस चीज में क्रिएट होने वाला था, क्या क्या था आपका, तो रेसिस्टेंस था, समझ में आई बात, इंडक्टेंस था और कैपेसिटर था। तीनों चीज में कैपेसिटर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया कि ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टोर करता है। और कहाँ लगता है, तो कैपेसिटर एक कंडेंसर होता है, सेम होता है, उसको हम लोग फैन में यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है मेरा कि यह एक प्रकार का आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है जो करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाता है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपका, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए था, यूनिट्स ओम देख लिए थे। और वहां से बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध था जिसको हम लोग रो से इंडिकेट करते थे, उसका यूनिट्स क्या हम लोगों ने देखा था, तो आपका ओम मीटर देखे थे। ठीक है। और उसके बाद तरह तरह से हम लोगों ने रेसिस्टेंस लॉ देखा था कि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्या यूनिवर्सली हो गया। वो क्या हो गया था आपका कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस अगर घटेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या होगा था आपका बढ़ेगा। समझ में आई बात। उसके बाद टेम्परेचर के बारे में देखे थे कि रेसिस्टेंस जो होता है कि टेम्परेचर पर भी आपका क्या होता है कि आपका डिपेंड करता है। क्लियर। उसके बाद क्या था कि रेसिस्टेंस वायर मतलब खींच के 4 गुना 5 गुना 10 गुना ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो उस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, तो फिर आपका न्यूमेरिकल सेशन का भी थोड़ा मोड़ा करके देखे थे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, और जितना भी बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी तक टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है उसको बारीकी से देखिए और स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कीजिए, तो अध्ययन कीजिए। समझ में आ गई बात। फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल ही पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे आप। ठीक है।